गुड इवनिंग। आज हम लोग फ्लैचुलेंस रेमेडी के अंतर्गत कार्बो वेजिटेबलीज मेडिसिन स्टडी करने जा रहे हैं। एक ऐसी मेडिसिन आज स्टडी हम लोग करेंगे जिसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही कम ही समय होता है, दिन होता है, जिस मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए ये ग्रेटेस्ट पॉलिकस रेमेडी के साथ ये ग्रेट एक्यूट एंड क्रॉनिक कंप्लेंट्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि एक्यूट रेमेडी भी है और क्रॉनिक रेमेडी भी है। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसकी यूज बहुत ज़्यादा ही कर पाते हैं। ये भी एक कारण है वो इसकी फिजियोलॉजिकल एक्शन, इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन, ह्यूज फिजियोलॉजिकल एक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन सिस्टम से लेकर के ऑर्गन तक पड़ा हुआ है, जो हम लोग आसानी से इसकी जो पैथोजेनेसिस, इसकी जो की कैरेक्टर, इसके एलिमेंट्स, इसकी खास कॉन्स्टिट्यूशंस और मेंटल कैरेक्टर्स लोग स्टडी करेंगे, जो आसानी से इस मेडिसिन को प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, सिम्टम्स इसके अंदर मौजूद है, क्लियर अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स से भरा हुआ है, जो हम आसानी से इस मेडिसिन को प्रैक्टिस लाइफ में किसी भी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस मेडिसिन की कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हम लोग इसकी विशेष रूप से जिसके लेकर के इस मेडिसिन को पॉलिकस रेमेडी से जाना जाता, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्शन या स्फीयर ऑफ एक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसके विशेष कॉन्स्टिट्यूशंस एज ए होल विथ एलिमेंट के साथ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन इसकी कहाँ पर है। हम लोग जानते हैं कि कार्बोवेज मेडिसिन एक्चुअली ये मिनरल किंगडम से जुड़ा, और ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो फिजियोलॉजिकल एक्शन हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर हुआ, तो सबसे पहले देखा गया जी जीआईटी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दोनों ही स्पेशली स्फीयर ऑफ एक्शंस दिया। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे सिस्टम और ऑर्गन की बात हम करेंगे जिसकी स्फीयर ऑफ एक्शंस मौजूद है। इसके अलावा वह वास्कुलर सिस्टम जो वेसल से रिलेटेड है, उस सिस्टम के अंदर भी इसकी फिजियोलॉजिकल एक्शंस। इसके अलावा वास्कुलर सिस्टम के अंदर स्पेशली जो वेन्स है उसके ऊपर विशेष रूप से फिजियोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, और इसलिए वेनस रिलेटेड जो पैथोजेनेसिस है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बोवेज मेडिसिन का, आगे जो हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल एक्शन ब्लड एंड कैपिलरीज, ब्लड के अंदर भी और कैपिलरी के अंदर भी। ब्लड एंड कैपिलरीज की फिजियोलॉजिकल एक्शन होने के कारण इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस, जो पैथोजेनेसिस देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। इसके अलावा मिकस मेम्ब्रेन
इसके अलावा लंग्स, ये सभी फिजियोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड है। और इसी एक्शन के माध्यम से ही हम लोग थ्रू आउट द कंप्लेंट्स, थ्रू आउट द की कैरेक्टर्स, थ्रू आउट द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में मेंटल से लेकर फिजिकल तक जो भी हम लोग देखेंगे इसी फिजियोलॉजिकल एक्शन की नतीजा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जान लें। इस कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक है जो हम आसानी से इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्रॉनिक केस में स्पेशली इसकी यूज करने को मौका मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंप्लेंट्स ऑल ओवर द सडन इसके ब्लड एंड वेनस सिस्टम से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में पैथोजेनेसिस देने का काम करेगा वो भी कार्बो बेस्ड मेडिसिन को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए हम लोगों को मौका देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल यदि हमको समझना है तो पहले इसको समझना पड़ेगा ये मेडिसिन की जो पैथोजेनेसिस है वो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के लिए जाना जाता है, जैसे लाइकोपोडियम के अंदर। ऐसे एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन जो डीप एक्टिंग रेमेडी ये भी है, जैसे कि लाइकोपोडियम में देखा गया। और ये डीप एक्टिंग रेमेडी होने के कारण, लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी होने के कारण इसकी जो पैथोजेनेसिस देखने को मिलेगा वो भी डीप पैथोजेनेसिस देखने को मिलेगा जो लाइकोपोडियम के अंदर भी है। इसके अंदर डीपली क्या है? डीपली है इसकी वेनस रिलेटेड, वेसल्स रिलेटेड खास पैथोजेनेसिस जो कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करता है। और उससे रिलेटेड जो वेनस की जो बात हो रहा है हम लोग जान रहे हैं, जो वेसल्स है उसकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो वेन का जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है और कैपिलरी में एक्शन होने के कारण इसकी विशेष पैथोजेनेसिस देखने को मिलता है। ये ब्लड का शुद्ध होने की का जो प्रक्रिया होता है वह है ऑक्सीजन वेनस ब्लड में आकर के ऑक्सीडाइज करना, तभी वह ब्लड शुद्ध होता है। और जब शुद्ध होता है तो हम लोग जानते हैं कि वो ब्लड आर्टेरियल ब्लड हो जाता है, जिसका कैरेक्टर रेड ब्लड, ब्राइट रेड ब्लड दिखाई देता है। लेकिन वेनस ब्लड जो होता है ये ऑक्सीडाइज नहीं होने के कारण, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है, ये ऑल ओवर द सडन इसके अंदर जो चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा वो थ्रू कैपिलरीज, वह है कोलैप्स स्टेज। जब कोलैप्स स्टेज इसके अंदर डेवलप करता है ऑल ओवर द सडन, ये कैपिलरीज वेनस में जो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वह साइट जो है वह ब्लूनेस देखने को मिलेगा, ब्लूइश इन कलर। कोई भी डिस्चार्ज ब्लड का निकलेगा
तो वो भी वेनस ब्लड, डार्क ब्लड, थीन ब्लड, वाटरी टाइप का ब्लड देखने को मिलेगा। इसलिए एज ए होल कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आ रहा है, यदि वह कोलैप्स स्टेज की बात कर रहा है या देख रहे हैं, ये एज ए होल उसकी फिजिक जो है, बॉडी जो है, वो ऑल ओवर द सडन उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हुआ, मतलब, और साथ साथ उसकी सांस जो है, ब्रेथ जो है, वह ठंडा पड़ गया। सांस उसकी ठंडा पड़ रहा है, बॉडी उसकी कोल्ड हो रहा है, यानी, और ब्लूइश इन डिसकलरेशन कलर हम लोग को देखने को मिलता है। ये तीन स्पेसिफिक कैरेक्टर, ब्लूइश इन कैरेक्टर इन सरफेस, coldness character in the whole body, especially tongue and lips, and breath भी उसकी ठंड पड़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कोलैप्स स्टेज। ये कोलैप्स स्टेज जब भी हम लोग किसी पेशेंट के अंदर देखें और इंटरनल उसकी जो फीलिंग्स है पेशेंट का, वह है हॉट, एक्सट्रीमली हॉट फीलिंग करता है। बॉडी टच कर रहे, सरफेस बॉडी का टच कर रहे, देख रहे बहुत ही कोल्ड, आइसी कोल्ड है, सांस भी ठंड पड़ गया है, टंग भी कोल्ड है, और ब्लूइश इन कलर। ये आप देख रहे हैं ये पेशेंट अंदर से बहुत ज्यादा ही अंतिम सांस ले रहा है, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स हॉट होने के कारण डिजायर हार्ड फैनिंग, क्लोज डिस्टेंस से फैनिंग डिजायर करता है, बहुत ही नजदीक से हवा फैन का लेना पसंद करता है। इसलिए जब भी इसकी फैनिंग डिजायर होता है तो वह क्लोजली माउथ के सामने से लेता है, सामने और से ज्यादा लेता है। इसलिए जी, हम जब सांस लेते हैं तो हमारा नेजल और माउथ ये दोनों इसमें काम करते हैं। जब एक्सट्रीमली उसके अंदर कोलैप्स स्टेज डेवलप किया तो तेजी से ऑक्सीजन लेना चाहता है, और तेजी से ऑक्सीजन लेने के कारण, डिजायर होने के कारण, वो क्लोजली हार्ड फैनिंग डिजायर उसकी दिखाई दी। यदि आप ऊपर से फैन दे रहे हैं तो ऊपर भी आपको बहुत तेजी से हवा डिमांड करेगा, उससे कई गुना अधिक उसके हैंड फैन से, हाथ से या कहीं से भी आप यदि आप देते हैं हवा तो उसको फ्रंट से लेना ज़्यादा पसंद करेगा। ऐसे पेशेंट जो फैनिंग डिजायर होता है और क्लोज डिस्टेंस से हो रहा है, तभी जाकर के उस पेशेंट को थोड़ा सा जान आता है, मतलब लाइफ सेव कर सकता है। इसीलिए इस मेडिसिन को एयर हंगर लाइफ सेविंग ड्रग से भी जाना जाता है। एयर हंगर, जब ये हम बताए, बहुत क्लोज डिस्टेंस से एयर को लेना, एयर मीन्स ऑक्सीजन, एयर का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन, इसलिए तेजी से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए बहुत क्लोज डिस्टेंस से फैनिंग को डिजायर करता है, इसलिए एज ए होल एयर हैंगर से जाना जाता है। और जितना क्लोज डिस्टेंस ऑक्सीजन लेगा उतना ही क्या होगा, वेनस जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन जाना स्टार्ट होगा, वह धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ब्लड, आर्टेरियल ब्लड बनना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वो थ्रू आउट ये ऑक्सीडाइज होकर के पूरे ब्लड में फैलना स्टार्ट कर जाएगा, और धीरे धीरे उसकी हीट जो है बॉडी में आना स्टार्ट हो, इसी से उसकी लाइफ बच सकता है। कार्बोवेज के बारे में कहा गया है, और ये सच्चाई है, हमने भी अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, एक्सट्रीम ऑफ लाइफ एयर हंगर
क्यों कहा जाता है, हमने अपने आंखों से कई केस में देखा। ये उसके बारे में कहा जाता है ये कार्बोवेज एक ऐसी मेडिसिन है जो मरा हुआ 11th आवर जिसको हम लोग कहते हैं, अंतिम सांस ले रहा है, वैसे अंतिम सांस लेने वाले की व्यक्ति विशेष को या पेशेंट को भी आप उसको कुछ समय के लिए जिंदा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो बोल सकता है, आपसे ही बात कर सकता है ना। ये इसके बारे में कहा जाता है। इसके पीछे यही कारण है, वो कारण जो अभी हम बताए, इसकी फिजियोलॉजिकल एक्शन डायरेक्टली ब्रेन के अंदर होता है और कैपिलरीज के अंदर हो जाता है। इसलिए कैपिलरीज तक जब इसके एक्शन होने के कारण क्या होता है, ये जो भी ब्लड वेनस है वह सभी मैक्सिमम डी ऑक्सीडाइज नहीं रहता है ना, तो इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन होने के कारण इस स्टेज तक पेशेंट की जाना ये देखा गया है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अक्सर कार्बोवेज पेशेंट के हिस्ट्री में उसकी उसकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशनली ये निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। ये पेशेंट बोल रहा है जो उसकी हेमरेज ब्लीडिंग का टेंडेंसी किसी भी ऑरिफिस से होता है, कहीं से न कहीं से ब्लड निकलेगा और जो भी ब्लड निकलेगा वह डार्क थिन वाटरी टाइप का काला ब्लड, दांत से निकलेगा, गम से निकलेगा वो भी काला, नाक से यदि इसमें पिस्टेक्सिस हो रहा है वो भी काला, यदि कफ से खांसी से भी निकल रहा है हाँ, वो भी काला। ईच एंड एवरी ऑरिफिस कार्बोवेज का काला होता है, इन्हें काला ब्लड निकलता है। इसलिए ये मेडिसिन की जो विशेष रूप से जो डायथेसिस है, वह डायथेसिस हम लोग जानते हैं वो है हेमरेजिक डायथेसिस। यही कारण है कि इसके अंदर ये हेमरेजिक डायथेसिस देने का काम करता है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसको हेमरेजिक डायथेसिस देने का काम करता है ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ कार्बोवेज मेडिसिन इन ब्लड, इन वेनस ब्लड, है ना, तो यही कारण है। नेक्स्ट वन, हेमरेजिक डायथेसिस के अलावा यदि हम लोग मायाजम की बात करें तो एज ए होल माइजमेटिक इफेक्ट इसकी एंटीसोरिक रेमेडी से जाना जाता है, लेकिन एज ए होल चारों मायाजम को कवर करने की क्षमता इसके पास है। इतना इंपॉर्टेंट साइकोटिक, उतना इंपॉर्टेंट ट्यूबरकुलर, सिफिलिस एंड कैंसर मायाजम तक। इसलिए इस मेडिसिन की जो एक्शन जिस प्रकार से देखा गया है वो एक्यूट डिजीज के लिए भी और क्रॉनिक डिजीज के लिए भी, सभी बीमारियों के लिए वे हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, इसकी टेम्परामेंट, मिजाज, मिजाज एज ए होल सैंगुइन, सैंगुइन सांस क्या नाम है स्माइल्स, है ना, और सैंगुइन मतलब ब्लड यूथ। तो ब्लड हम लोग हेमरेजिक होने के कारण इसकी चेहरा एनिमिक एंड पेल दिखाई पड़ेगा, कहीं न कहीं कोल्डनेस की टेंडेंसी इसके अंदर रहता है, लेकिन थर्मल रिएक्शन पिकुलिटी यही है कि कोल्ड सरफेस होने के बावजूद भी वो हॉट एयर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, हमेशा फैनिंग डिजायर करता है
जहाँ भी जब भी जिस अवस्था में रहेगा वह हार्ट फैन, क्लोज फैन डिजायर करता है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल इस मेडिसिन को हम लोग एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों ही क्षेत्र में हम लोग यूज देखते हैं। नेक्स्ट वन, ए ग्रेट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लेंट्स। कोई ऐसे व्यक्ति विशेष जिसकी एज बहुत हो गया, ओल्ड हो गया, ऐसे व्यक्ति विशेष महिलाएं, वुमेन्स, उसके लिए भी इस मेडिसिन की कॉन्स्टिट्यूशनली यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन के रूप में जाना जाता। इसलिए जब भी वुमेन्स एंड ओल्ड पीपल की बात होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली देखा गया कि उसकी चेहरा कैचेक्टिक कैरेक्टर का होता है। कैचेक्टिक कैरेक्टर का मतलब गाल धसा हुआ, आंख अंदर चला गया, सिर्फ आप जिसको एक वर्ड में देखने से लाइकोपोडियम के जैसा ही ओल्ड लुकिंग फेस, आंख मुंह अंदर में चला गया, चेहरा नीला पड़ गया, आई के नीचे चारों तरफ ब्लूइश इन कलर हो गया, है ना, आंख अंदर, मुंह अंदर, है ना, गाल अंदर के ओर धस गया, अंदर की ओर चला गया, देखने में लगता है वो ज्यादा ही बुरा हो गया। कम उम्र में ही यदि वो चेंजेस ओल्ड लुकिंग फेस और इस टाइप के कैरेक्टर के साथ हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कार्बोवेज मेडिसिन को जो याद करेंगे। नेक्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर, वो है जो कभी कभी ब्लड लॉस होने के कारण, हेमोरेजिक डायथिसिस होने के कारण फेस पफी हो जाता है, मतलब चेहरा फूला हुआ लगेगा, लगता है कि कितना, हाँ, उसके अंदर पानी जैसा भरा हुआ चेहरे में लगेगा। और जब टच करिएगा तो कोल्ड देखिएगा चेहरा तो पफी में ब्लूइश इन कलर, येलोइश इन कलर ये आपको देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर कोल्ड स्वेटिंग, ठंडा पसीना निकलते हुए आप देखेंगे। और साथ साथ इस एज ए होल इस टाइप की चेहरे की जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं हिप्पोक्रेटिक फेस। हिप्पोक्रेटिक फेस मतलब हिप्पो जो जलहस्ती इसको हम लोग कहते हैं, वो पानी में ही रहने वाला है। और उसके ऊपर देखिएगा, पानी से उठेगा तो आपको लगेगा जब पूरा शाइनिंग कर रहा है, कोई लगता है तेल उसके ऊपर लगा दिया है, और उसकी शाइनिंग करता है चेहरा, लेग और पफी टाइप का। वही चीज चेहरे के अंदर यदि किसी व्यक्ति विशेष के अंदर हो, ये पफी हो गया है, ब्लूइश इन कलर है, कोल्ड टच है और शाइनिंग कर रहा है, पेल हो चुका है ना, तो इस टाइप की चेहरे वाले व्यक्ति विशेष को भी कॉन्स्टिट्यूशनली कार्बोवेज मेडिसिन से हम लोग जानेंगे। तो इसी से अंदाजा लगाइए ये कितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन हो सकता है, जो जीवन का अंतिम स्टेज, जो जीवन को वहां से, उस जगह से उस लाइफ को सेव करके लाता है। इसलिए इस मेडिसिन को हम लोग लाइफ सेविंग ड्रग से भी जानते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन की जीआईटी सिस्टम में फिजियोलॉजिकल एक्शन होने के कारण ये बहुत ही ग्रेट रेमेडी एज ए होल, इसको इस प्रकार से हम लोग समझें तो समझ में आएगा ये कार्बोवेज क्यों हम बोल रहे हैं। ये रेगुलर यूजफुल रेमेडी है। हम रेगुलर अपने प्रैक्टिस लाइफ में, अपने घर परिवार में हम लोग आराम से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। और
काम में आए। इसके लिए वह है उसकी विशेष की कैरेक्टर, वह है फ्लैचुलेंस रेमेडी के अंतर्गत है। क्योंकि ट्रायोफिजलस रेमेडी में ऑलरेडी चाइना लाइकोबॉडी हम जान चुके हैं हम लोग, अब हम लोग कर्वोविज के बारे में जान रहे हैं, जो की कैरेक्टर के अंदर ये जो अभी हम कैरेक्टर बताएंगे, ये कैरेक्टर ही रेगुलर डेली लाइफ में भी, घर परिवार में भी यह मेडिसिन रखना चाहिए। क्यों? तो कार्बोवेज मेडिसिन को हम लोग एलोपैथिक का हम तुलना कर रहे हैं। या आजकल देखिएगा मैक्सिमम एलोपैथ डॉक्टर अपने पेशेंट को ओम्प्रोमाजल एक टेबलेट कंपोजिशन होता है जो वो लोग मॉर्निंग में खाली पेट में खिलाता है, गैस का दवा, उसके साथ भी इसको तुलना कर सकते हैं। दूसरा जेलुसिल डाइवल है ना, इस टाइप का जितने भी एंटासिड गैस का दवा मेडिसिन एलोपैथ साइड पे है, उसके साथ भी कार्बोवेज मेडिसिन को तुलना कर सकते हैं। कभी कभी वह सब मेडिसिन फेल हो जाता है, लेकिन आपका कार्बोवेज फेल नहीं होगा। आप आंख बंद करके ब्लाइंडली, आप कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पेशेंट का सिर्फ इतना ही शिकायत है कि हम कुछ भी खा लेते हैं डॉक्टर साहब, हमको गैस बन जाता है, बहुत गैस बनता है, बहुत डकार होता है, इतना डकार होता है जब हम डकार से तंग आ गए, इतना डकारते हैं। यदि हमको डकार नहीं हो तो हमको लगता है कि हम मर जाएंगे, ऐसा फीलिंग्स उसके अंदर होता है। जिसके लेकर के कार्बोवेज मेडिसिन आंख बंद करके या खाने के बाद 10 मिनट बाद यदि 2 बूंद 4 बूंद यदि ले लेता है 30 या 200 पावर में, तो मैक्सिमम केस में 99% केस में रिजल्ट देता ही है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई दिक्कत है ही नहीं, आप आराम से देख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कार्बोवेज का जो यूज आप सिंथेसिस रेपेटी में आप देखेंगे, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा कार्बोवेज मेडिसिन के यूज करते हैं, इसकी ग्रेट रेमेडी फॉर पेन किलर या एंटीबायोटिक का जो साइड इफेक्ट होता है, उससे जो जीआईटी सिस्टम बिगड़ता है, उसके चलते जो गैस बनता है, फ्लैचुलेंस होता है, उसके लिए भी ग्रेट रेमेडी कार्बोवेज। इसलिए आज के डेट में कार्बोवेज का यूज और अधिक मात्रा में हो चुका है, जो आप प्रैक्टिस लाइफ में यूज करके निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आप ले सकते। ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन का आज हम लोग अभी समझेंगे, ह्यूज एलिमेंट से भरा हुआ है, ह्यूज कॉजेशन से भरा हुआ है। किस कारण से हम लोग कार्बोवेज मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे? पहला, कार्बो मोनोक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोक्साइड जिस अवस्था में जहां से भी निकलता है, सबसे पॉइजनस यदि कोई चीज होगा तो इस धरती पर, जो व्यक्ति विशेष को लाइफ प्रोसेस को कम करता है या टॉक्सिन का काम करता है, वह है कार्बन मोनोक्साइड। और इसका यदि पॉइजन किसी के बॉडी में किसी भी हालत में बैड इफेक्ट दे रहा है, तो आप निश्चित रूप से कार्बोवेज मेडिसिन को याद कीजिएगा। नेक्स्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो चाइना के अंदर बताया गया था, वो कार्बोवेज के अंदर भी है, वो है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। यहां पर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ब्लड भी है, जो वेनस ब्लड यहां पर है,
चाइना में वहाँ पर वेनस नहीं है, एक्टिव ब्लड है वहाँ पर रेड थिन था वाटरी, यहाँ पर डार्क थिन वाटरी। ऐसे कंडीशन में जहाँ पर ब्लड लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा उसकी हिस्ट्री में, तो निश्चित रूप से कार्बोवेज को याद कीजिए। उसकी हिस्ट्री में यदि किसी को फ्लूइड लॉस किया है, चाहे वह डायरिया के माध्यम से हो, चाहे वह लिक्विडिया के माध्यम से हो, चाहे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के माध्यम से हो, चाहे कोई भी अवस्था में ब्लड के साथ साथ फ्लूइड का भी लॉस हुआ है, या मेल है तो उसकी सीमन लॉस हुआ है, कुछ भी लॉस हुआ है, जो वाटरी डिस्चार्ज हुआ है, या कोई भी वाइटल फ्लूइड लॉस क्यों नहीं हुआ है, सभी के लिए कार्बोवेज मेडिसिन को जाना जाता। उतना ही इंपॉर्टेंट अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो है इंजूरी, क्रॉनिक इंजरी के लिए जाना जाता। हम लोग जानते हैं इंजरी में अर्निका बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, हम लोग को पता है। अर्निका का स्थान कार्बोवेज भी लेता है। कब? जब वेल सिलेक्टेड रेमेडी, इवन अर्निका जैसा मेडिसिन भी कोई भी इंजरी में फेल हुआ है, एक बार जरूर कार्बोवेज मेडिसिन को याद कीजिएगा। बहुत सारे केस हमने क्रॉनिक डिजीज में कार्बोवेज से ठीक किया है, इसलिए इंजरी भी कॉजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, सर्जरी। एक्सेसिव मात्रा में सर्जिकल ऑपरेशन को सर्जरी के चलते किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यूएशन में है, तो सर्जिकल बेनिफिट के लिए भी कार्बोवेज इज वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी। नेक्स्ट वन, मरकरी। एब्यूज ऑफ मरकरी, यदि मरकरी का पारा का बहुत रिलेटेड मेडिसिन को यूज करके बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है, कोई कंप्लेन से सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम लोग कार्बोवेज मेडिसिन को याद करेंगे। एब्यूज ऑफ सॉल्ट, यदि नमक बहुत ज़्यादा यूज किया है, या नमक से रिलेटेड आजकल के देख रहे हैं टिन फूड जो आ रहा है मार्केट में, ये टिन फूड है ना, ये सब क्या है? ये सब टिन फूड, सॉल्टेड मीट एंड फिश जो आ रहा है मार्केट में, और उसको खा करके यूज करके, या आजकल के डेट में अभी हम कर सकते हैं फ्रीज में, जो हम लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसको अंदर में रख करके हम लोग खा रहे हैं, जो डिकेड फूड है, जो सड़ गया है ना, और वो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कार्बोवेज इज वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, एब्यूज ऑफ क्विनाइन। यदि क्विनाइन रिलेटेड कोई भी ड्रग यूज करने के बाद यदि कोई पर्सन ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग कार्बोवेज को भी जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, एब्यूज ऑफ एल्कोहल। यदि अल्कोहल का यूज एब्यूज हुआ है, बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज किया है, उसमें भी आइस वाटर, आइस वाटर ये भी बहुत बड़ा कारण है कार्बोवेज मेडिसिन का। किसी भी तरह का डिकेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सड़ा हुआ फल, सड़ा हुआ सब्जी, ये भी यदि हम खा रहे हैं, तो उसकी जो बैड इफेक्ट है, उसको जो जीआईटी सिस्टम में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, चाहे वह डायरिया दे, डिसेंट्री दे, चाहे वॉमिटिंग दे, कुछ भी इंडाइजेशन कुछ भी हो रहा है, तो ऊपर भी। नेक्स्ट वन, वह ऐसे पेशेंट आजकल खूब मिल रहा है एलोपैथिक सिस्टम में, फीवर के लिए एक से एक एंटीबायोटिक, दर्द के लिए एक से एक पेन किलर यूज करा रहा है। फीवर है, अक्सर एक्सेसिव फीवर, ऑलरेडी फीवर के लिए कोई एंटीबायोटिक लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ना, उसकी जो साइड इफेक्ट, रिकरेंट फेज में फीवर चल रहा है, रिकरेंट फेज में उसको मैलेरियल अटैक हो रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, उसकी साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गया है बॉडी में, तो निश्चित रूप से कार्बोवेज मेडिसिन को याद करेगी। नेक्स्ट
बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष अपने पास्ट हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, उसको जो जीआईटी सिस्टम जब बिगड़ा है तो क्यों बिगड़ा, इसके पीछे पेशेंट बता रहे हैं, डॉक्टर साहब हम जब स्वस्थ थे ना, इतना ज्यादा तेल मसालादार मजरा रिच फूड है ना, मछली मीट मछली अंडा, कोई ऐसा चीज नहीं है जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी करके तेल दाल मसाला दे करके नहीं खाते थे। थोड़ा सा भी यदि खाना में टेस्ट नहीं मिले, हम खाना छोड़ देते थे, उठा के फेंक देते थे, हम खाते नहीं थे, बहुत ज्यादा ही खाते थे हम। लेकिन आज के डेट में डॉक्टर साहब हम नहीं खा पा रहे, बिल्कुल नहीं खा पा रहे हैं। खाने से ही हमको इंडाइजेशन होता है, खाने से हमको गैस बन जाता है। अब थोड़ा भी कुछ भी जो सिंपल से सिंपल फूड, एक आध बूंद भी तेल नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, है ना, वो भी आप डाइजेस्ट नहीं, वो भी आपको गैस बना दें। पहले जिंदगी में बहुत ज्यादा ही सब खाए, आज हम कुछ नहीं। ये इससे व्यक्ति विशेष जो अपने हिस्ट्री में बता रहा है, और विशेष करके इसके लिए भी जाना जाता है, यदि बहुत ज्यादा अपने जीवन में बटर के बिना, मक्खन के बिना, घी के बिना वो खाना नहीं खाता, एब्यूज ऑफ घी, एब्यूज ऑफ बटर, उसके बिना उसको खाना अंदर नहीं जाता। उसी कंडीशन भी यदि कोई जीआईटी सिस्टम बिगड़ रहा है तो ऊपर भी हम लोग कार्बोवेज मेडिसिन को जरूर याद करेंगे। नेक्स्ट वन, कोई ऐसे व्यक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी बताने जा रहे हैं, अक्सर आपको पेशेंट मिलेगा अपने हिस्ट्री में बता रहा है बहुत सारे ऐसे बीमारी उसको हुआ है, एक से एक बीमारी उसके जीवन में हुआ है, और वो बीमारी कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुआ है। एग्जॉस्टिंग कंप्लेंट, थकान देने वाला कंप्लेंट, कभी ठीक हुआ ही नहीं डॉक्टर साहब, एक से एक बीमारी हुआ और हम वो बीमारी से सफर करते रह गए, और जीवन से अपने बीमारी से हम उब गए। ये इसके लैंग्वेज होता है। हम जब से वो सब बीमारी हुआ है अभी तक हम ठीक नहीं हुए, और अभी तक बीमार चल रहे हैं कंटिन्यूएशन में। ऐसे लैंग्वेज से रिलेटेड कॉजेशन के ऊपर आप जरूर कार्बोवेज मेडिसिन को याद कीजिएगा। निश्चित रूप से ऐसे एग्जॉस्टिंग कंप्लेंट्स, ऐसे एग्जॉस्टिंग डिजीज लॉन्ग कंटिन्यूड सफर किया है, लेकिन कभी जड़ से समाप्त हुआ ही नहीं। वहाँ पर निश्चित रूप से कार्बोवेज मेडिसिन को याद कीजिए। नेक्स्ट, अभी जो गर्मी का मौसम देख रहे हैं, अभी जो रोज धूप जिसको लोग कहते हैं गर्मी, वो देख रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति विशेष गर्म रूम में, गर्म घर में या बाहरी सनहीट में बहुत ज्यादा ही हीटेड हो गया, ओवर हीटेड हो गया, और जिसके चलते बीमार हो गया। निश्चित रूप से कार्बोवेज मेडिसिन को याद करो। These are the most important causation of कार्बोवेज मेडिसिन। इसलिए ह्यूज कॉजेशन होने के कारण, ह्यूज फिजियोलॉजिकल एंड एक्शन एंड स्फीयर ऑफ एक्शन होने के कारण इस मेडिसिन का यूज आज के डेट में बहुत ज्यादा ही यूजफुल रेमेडी के रूप में जाना जाता है। अब चलिए हम लोग कुछ और सब कैरेक्टर के बारे में जान लें
किस कैरेक्टर के माध्यम से हम कार्बोवेज मेडिसिन को हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट वन, जब भी इसकी फ्लैचुलेंस होता है, जब भी गैस इसके अंदर बनता है, तो ये जो कमर है ना, ये कमर में कोई भी टाइट चीज बांध के नहीं कर सकता। मेल पर्सन है यदि पैंट पहना हुआ है जिसको ढीला करके पहनेगा, फीमेल है तो मतलब कोई भी पेटीकोट पहन रही हो उसको भी ढीला करेगा, लूज उसको चाहिए कमर में, नहीं तो उसको अनईजी फील होता है, इजी फील नहीं करता। ये ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ कार्बोवेज मेडिसिन। और एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है फ्लैचुलेंस के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इंडाइजेशन के अंदर। ये पेशेंट बोलता है, ये डॉक्टर साहब हम वही चीज खाना पसंद करते हैं जो हमको खराबी करता है। हमको मालूम है ये चीज खाने से हमको तबीयत खराब कर देगा, हम उसी चीज को खाना पसंद करते हैं। हम जानते हैं कि हमको अभी आज भी खाएंगे अभी हमको गैस बन जाएगा, लेकिन हम खाएंगे तो वही खाएंगे। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज ओनली द इंडिकेशंस ऑफ कार्बोवेज। कोई मेडिसिन आपके पास नहीं है इस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। जो उसको खराबी करता है उसी चीज को पसंद करता है, वही चीज खाने का मन करेगा और कुछ खाने का मन नहीं करता है। और जब भी गैस एंड फ्लैचुलेंस इसको बनता है तो हाइपर एसिडिटी के साथ ये सब जलना, कंठ जलना, हृदय जलना, पेट जलना, है ना, वो अपर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा ही गैस बनना, ढकार बार बार होते रहना, है ना। ढकार से एक ही राहत है, जी वो ढकार कर लेता है, जितना ढकार करता है उतना ही उसको रिलीफ मिलता है। वह जानबूझ के ढकारने की कोशिश करता है, ये किसी तरह हमको ढकार हो जाए डॉक्टर साहब तो हमारा जान बच जाता है, यदि हमको ढकार नहीं होता तो हमारा जान नहीं बचता। फ्लैचुलेंस इतना ज्यादा होता है अपर एब्डोमेन में, लगता है जो पेट फट जाए, बस्टिंग सेंसेशन उसके अंदर होता है। और ढकारते हैं तो हमको थोड़ा सा आराम मिलता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि जब फ्लैचुलेंस हो जाता है, गैस बन जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम, डिफिकल्ट ब्रीदिंग स्टार्ट, इतना डिफिकल्ट ब्रीदिंग होता है, वो कोशिश करता है किसी तरह उसको ढकार हो, ढकार होगा तो सांस कष्ट में भी कमी आ जाती है। जब भी उसकी प्रॉब्लम होता है तो लेटने जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा टहलना ही पसंद करता है। थोड़ा सा भी खा लेगा उस वक्त जिसमें उसको गैस बना हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ पी लेगा, एक बूंद पानी भी पी लेगा, थोड़ा सा भी खा लेगा, और ज्यादा ही उसकी फ्लैचुलेंस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उस वक्त कुछ भी नहीं खा सकता। वैसे व्यक्ति विशेष के लिए भी जाना जाता है। तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब हमको सब रात में, हम यदि 9 बजे हम खाते हैं तो हम 9 बजे के पहले ही खाएंगे तभी हमारा डाइजेस्ट होता है। यदि हमको 10 बजे तक खाना है तो आदत है जब हम 10 बजे खाएंगे तो 10 बजे तक ही खाना, 10:05 पे 10:10 भी खाएंगे वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस होना निश्चित है। इसलिए लेट से रात का खाना हम नहीं खाते। हम भूखे सो जाएंगे वो ठीक है, लेकिन हम लेट से नहीं खाना खा सकते। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा फ्लैचुलेंस रेमेडी हो सकता है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए भी जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिवोटेड पर्सन्स, जो नेक्स्ट भूमिका इज वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी, ऑल्सो ए रेमेडी ऑफ आवर हैंड्स कार्बोवेज, जो बहुत ज्यादा रिच डाइट और अल्कोहल लेता है, बहुत ज्यादा ही लेता है, जिसके चलते उसकी फ्लैचुलेंस स्टार्ट, गैस बनने। थोड़ा सा भी रिच फूड यदि लिया
उस दिन उसकी पूरा का पूरा दिन रात उसकी बर्बाद हो जाती है। इतना गैस बनेगा, इतना एसिड बनेगा, इतना सब जलना शुरू हो जाएगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे इंपॉर्टेंट फ्लैचुलेंस रेमेडी, जिसका ढकार, जो खाता है उसका भी ढकार आ सकते हैं, जो खाता है वो नहीं होकर के उसको खट्टा ढकार भी आ सकते हैं। ऐसे पेशेंट नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, हेमरेजिक डायथेसिस से रिलेट तो करेगा ही करेगा। उसमें स्पेशली गम्स इसकी स्पॉन्जी, हल्का से भी ब्रश करेगा, हल्का से भी प्रेस देगा, ब्लड आना स्टार्ट। थोड़ा सा भी गम्स लूज होगा तो स्वाभाविक है दांत उसकी लूज हो जाएगा, दांत हिलना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा सा भी दांत हिलेगा तो उससे ब्लड बहुत ज्यादा जाना शुरू कर देता है। इसलिए ब्लीडिंग गम्स, और गम्स का जो करेक्टर, ब्लीडिंग गम्स का ब्लीडिंग का जो करेक्टर होगा वह डर्थ इन्वर्टेड ही होगा, एंड ऑफेंसिव ऑर्डर के साथ दुर्गंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूल इसके लूज वाटरी टाइप का फील, इन कभी कभी इनवॉलेंट्री, कभी कभी मरा हुआ मुर्दा के जैसा गन, जिसका वर्णन, बैठने के रास्ते में जलन के साथ होना, कभी कभी अपने आप हो जाना, पता नहीं चल रहा है, इस टाइप की हो जाना। डॉक्टर साहब हमको नरम लेट्रिन होता है, सॉफ्ट लेट्रिन होता है, उसके बावजूद भी हमको बहुत ज़्यादा कूदते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो थोड़ा सा लेट्रिन होता है, नहीं तो लेट्रिन नहीं, बहुत आसानी से लेट्रिन नहीं होता, सॉफ्ट स्टूल होने के बावजूद भी नहीं होता। जो नियम नहीं है, सॉफ्ट स्टूल होगा तो आराम से हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। नेक्स्ट वन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक जब भी फ्लैचुलेंस प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, बॉडी तो ठंडा होता ही है, और सबसे अधिक ठंडा नी से फीट तक, घुटना से फीट तक बहुत ज्यादा ही उसको ठंड पड़ जाता है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, तीन चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंटॉलरेंस मिल्क, फैट एंड मीट। मिल्क बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता, फैट भी कुछ भी, थोड़ा भी नहीं, मीट भी, क्योंकि पहले बटर घी बहुत खाया है, अब वो हजम ही नहीं होता। ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से हम कार्बोवेज मेडिसिन को याद करें। और जो सबसे ज्यादा यूज हम बताएं वो एंटीबायोटिक का यूज हो जाना, पेन किलर, एनाल्जेसिक का यूज हो जाना, या किसी भी तरह का एलोपैथिक मेडिसिन की यूज होना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बोवेज मेडिसिन के आज के डेट में यूज करना। नेक्स्ट वन बेसिक इंपॉर्टेंट मेडिसिन कंप्लेंट्स के लिए जाना जाता, जो पेशेंट सफर्स फ्रॉम टाइफाइड फीवर, बहुत दिनों से टाइफाइड फीवर से सफर कर रहा है, लेकिन वह टाइफाइड फीवर अभी तक ठीक नहीं हुआ, और टाइफाइड फीवर यदि ठीक हुआ भी है या मेजल्स उसको ठीक हुआ भी है तो उसकी दमा, एजमाटिक प्रॉब्लम स्टार्ट करता है, और इसकी एजमाटिक प्रॉब्लम में वही सिम्टम डेवलप करेगा। जब भी दम फूलना स्टार्ट होता है, एजमाटिक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो पंखा लेना, हवा लेना बहुत पसंद करता है, जोर जोर से पंखा हवा का। जब इसको दम फूलेगा, हाथ में पंखा रखेगा या सामने से टेबल फैन ये रखेगा, उसकी चेहरा पर बहुत ज़्यादा हवा आएगा तो उसको थोड़ा सा सांस भी कम नहीं आता है। ये कैरेक्टर इसके अंदर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वन, ये बहुत ही एक्सट्रीमली वीक होने के कारण, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स इसके होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा डेबिलिटी में रहता है, एक्सट्रीमली वीक में रहता है, प्रोस्टेशन में रहता है। इसलिए कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन में, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी में चला गया है, एक्सट्रीमली वीक हो चुका है, ऐसे पेशेंट यदि यह शिकायत आपको कर रहा है,
ये हल्के हल्के ये से कारण से हम बहुत ज़्यादा फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। ऐसी इम्पॉर्टेंट रेमेडी वह है कार्बोटोलिस। नेक्स्ट, अब हम लोग समझेंगे कुछ मेंटल, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मेंटल का जो हम कर्बोवेज मेडिसिन को किसी भी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम, जब भी ये बीमार रहेगा कर्बोवेज इसकी माइंड इंडिफरेंट होता है, बहुत ही निराश, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, कहीं कोई इंटरेस्ट उसको नहीं है, हताशा निराशा इसके अंदर। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब को कहीं कुछ मन नहीं लगता, कहीं कोई शादी ब्याह फंक्शन इधर उधर कहीं जाना घूमना फिरना कुछ अच्छा नहीं। पहले खूब अच्छा लगता था, ये सब अब कुछ अच्छा नहीं। एक वर्ड में कह सकते हैं ग्रेट डिप्रेशन। हमेशा डिप्रेस रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, मन मार के रहते हैं, मन उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसे कंडीशन इसके अंदर डेवलप कर जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा पेशेंट आपको मिले, जीआईटी से रिलेट कर रहा है या जो भी कंप्लेंट इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एंड कॉजेशन के माध्यम से उत्पन्न होगा, इसके अंदर ये मेंटल स्टेट निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, फियर ऑफ डार्कनेस, ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। अंधेरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त। और शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा आलस, इंडोलेंट, लेजीनेस, डॉक्टर साहब कुछ भी काम करने का नहीं मन लगता, चुप लगता है, चुपचाप पड़े रहे। कोई हमको खाना दे दो तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, ऐसा हो गया। हम थोड़ा सा भी काम नहीं करता। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होता है। मेटेरियलिस्टिक जो सांसारिक चीजों से उसकी बहुत ज्यादा लगाव होता है। निश्चित रूप से ये पेशेंट के अंदर जो डिप्रेशन हम लोग देखते हैं, जो उसके अंदर इंडिफरेंस अवस्था देखते हैं, वह इसके जीवन की बहुत ज्यादा ये उदासी, कभी कभी जीने से लगता है जब नफरत, डॉक्टर साहब जी के क्या करेंगे, हमेशा गलत दिमाग में बात आते रहता है, नेगेटिव बात हम सोचते ही रहते हैं, हम बैठ बैठे और कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम इतना ज्यादा अपने जीवन के प्रति ऊब गए हैं, थक गए हैं, थकान हो गया है मेरी जिंदगी। तो डॉक्टर साहब ऐसा कोई व्यवस्था कीजिए कि कम से कम हम जी सके, क्योंकि हमारा जो शारीरिक मानसिक अवस्था ऐसा कह रहा है जहाँ हम अब जीना नहीं चाहते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन आज हम लोग स्टडी किए हैं। ट्रायोफ्लैचुलेंस रेमेडी, चाइना, लाइकोपोडियम एंड कार्बोवेज, ये तीनों के ऐसा मेडिसिन है, एक्यूट से लेकर क्रॉनिक तक हर केस तरह का केस हम लोग इस तीनों मेडिसिन से प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करने के मौका हम लोग को मिलेगा, एक्यूट से लेकर क्रॉनिक तक। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए मेडिसिन के साथ। नए मेडिसिन क्या, कल हम लोग शुरू करेंगे एकोनाइटम नेप्लस मेडिसिन, ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस मेडिसिन स्टार्ट करेंगे कल एकोनाइट, उसके बाद हम लोग रेस्टक, उसके बाद आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।